हाँ जी, good evening. Welcome in JMD Education and Information Channel. So today I'm going to talk about new education policy, which is known as NEP. ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये 29 जुलाई 2020 को सरकार हमारे सामने लेकर आई है। इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका अभी आने वाले टाइम में होगा, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, या हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं 2030 में भी हों, क्योंकि कुछ चीज़ें आने वाले टाइम के लिए साल 2 साल बाद इम्प्लीमेंट की जाएंगी और कुछ आज से 10 साल बाद प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो मैं धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी इसकी बनाई गई हैं। नंबर 1 फॉर द स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। नंबर 2 इट कम्स टू कॉलेज स्टूडेंट्स। एंड नंबर 3 इट कम्स टू टीचर्स, टीचिंग इन स्कूल्स। उनके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन हाइलाइट्स की, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है विच वॉज लॉन्ग अवेटेड। काफ़ी सारे कमीशन बैठे, उसके बाद इसको अलग अलग जो कमेटीज़ बनी, उनके जो इंचार्जेस थे, मेंबर्स थे, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। कई बार गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, कई बार प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे वो उनको सही नहीं लगी, या कई बार कई सारे हर्डल्स थे। तो खैर, अब जो पॉलिसी का ड्राफ्ट पास हो चुका है और जो कि इम्प्लीमेंट अभी होना है, हुआ नहीं है। सरकार ने खुद बोला है कि ये चीज़ें जो हैं हम लेकर आएंगे आने वाले टाइम में। तो उसके मेन हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री है, जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा इस या इसमें से एक नया बनाएंगे, उसका नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्टर होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है 10+2 सिस्टम। अब तक हम स्कूल एजुकेशन में कहीं पे भी बात करते हैं तो बोला मैंने 10+2 वाले सिस्टम में पढ़ाई की हुई है, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। उसकी जगह पर जो नया सिस्टम आएगा वो आएगा 5+3+3+4। वो कैसे है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। पर 5 3+3+4 सिस्टम अब होगा, 10+2 नहीं होगा आने वाले टाइम में। उसके बाद नई जो चीज़ और आ रही है वो ये है कि अभी तक राइट टू एजुकेशन जो था वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए था। यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। सरकारी स्कूलों में उनके लिए फ्री है। पर अब ये चीज़ जो है 3 to 18 ईयर्स हो जाएगी। यानी कि किसी भी स्कूल में फॉर्मली बच्चा 3 साल का होने के बाद एडमिशन लेगा और उसके बाद 18 तक की उसकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ स्कूल्स बाई स्टूडेंट्स विल बी ब्रॉट टू ज़ीरो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में या वैसे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, पर अपनी पढ़ाई को 12वीं तक को पूरा नहीं करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बेशक उनको फ्री एजुकेशन और बड़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिर भी वो पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। इसके पीछे अलग अलग कारण हैं। कई बार चाइल्ड लेबर की बात आती है। फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में ना जाकर उतने टाइम कहीं पर ढाबे में, टी स्टॉल पे या कोई और काम करे जिससे कि अर्निंग होगी। और भी कई कारण हो सकते हैं, या उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एंकरेज नहीं कर पाते हैं। माहौल ऐसा नहीं है कि वो बच्चे खुद मोटिवेटेड हों और उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। पर इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। यानी कि जो बच्चा एक बार 3 साल की उम्र में स्कूल में आएगा वो अपनी 12वीं पूरी करके ही निकलेगा। उसके लिए एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मिड डे मील सरकारी स्कूलों में मिलता है, अब उसके साथ ब्रेकफास्ट की भी सुविधा दी जाएगी। मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। अब तक जो रिपोर्ट कार्ड्स बनते थे उसके अंदर बच्चे के मार्क्स प्लस थोड़ा बहुत करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, और लास्ट में एक दो लाइन लिख दी जाती थी, नीड्स टू पे मोर अटेंशन फॉर दिस दिस, या गुड इन दिस, या एक्सीलेंट। ऐसे बहुत लिमिटेड रिमार्क्स जो कि 2 3 4 शब्दों के अंदर होते थे, वो बात ख़त्म कर दी जाती थी। पर मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स का मतलब ये है कि अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे आने वाले टाइम में, वो बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके करेक्टर ट्रेट, उसका बिहेवियर कैसा है, अ, उसकी सोच कैसी है अपने साथियों के बारे में, टीचर्स के बारे में। बच्चे को जो
उसमें नंबर दिए जाएंगे, जो पेपर के नंबर होंगे वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा उसके बहुत सारे कॉलम्स उसमें फिल किए जाएंगे, जिससे कि क्लियर पिक्चर सामने आए कि बच्चा स्कूल डेज में कैसा था। और सिर्फ टीचर ही नहीं उसको फिल करेंगे, उनके साथियों के ओपिनियन भी उसमें लिए जाएंगे। बच्चे को सेल्फ असेसमेंट के लिए भी कहा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद सिलेबस, सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं। जैसे सिलेबस विल बी हैविंग कोर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है। अब तक क्या होता आया है कि हम लोग जो है मगअप कर लेते हैं, रोट लर्निंग पे ज़्यादा काम करते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। बच्चों की एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस करने की क्षमता, क्रिएटिविटी, इसको और बढ़ाया जाएगा, उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में ये चीज़ें उनको सपोर्ट करें और लाइफ में वो अच्छी और बढ़िया तरक्की करके देश को अपना योगदान दे सकें। अब मैं बात करता हूँ कि जो अभी मैंने कहा था 5+3+3+4, ये किस तरह से है। तो सबसे पहले 5 की बात करते हैं कि वो जो 5 इयर्स की जो एजुकेशन होगी स्टार्टिंग की, वो उसका कैसे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसको 3+2 में रखा गया है, 5 को 3+2 में रखा गया है। यानी कि एंट्री ऑफ ए चाइल्ड इन स्कूल विल बी एट द एज ऑफ 3 इयर्स, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जब बच्चा 8 से 10 साल के बीच में होता है तो उसका दिमाग काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर चुका होता है। सो कॉल्ड सिनेप्सिस जो हैं, सेल्स जो हैं, वो 10 साल की उम्र के बाद बंद से हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जितना एक बच्चे का ब्रेन है, अगर उसमें से उसने 10% 10 साल की एज तक यूज़ किया है, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें उनको सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, कैसे काम लिया गया है। बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिव रहा है अब तक, या सुस्त सा बस थोड़े बहुत खिलौनों के साथ एक कोने में पड़ा रहा है, या स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और पेरेंट्स ने भी उसको एनकरेज किया है उनको। तो इन सब का बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे ने सिर्फ 10% माइंड का यूज़ किया, या 4% या 5% किया, तो पूरी लाइफ ऐसा माना जाता है कि उसी से वो सर्वाइव करता है। तो इसलिए कहा गया कि क्यों ना हम बच्चे को 8 या 10 साल की उम्र तक बहुत सारी चीज़ें समझाएं, बताएं, प्ले वे मेथड में उसके साथ एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि बच्चे की क्षमता बढ़ जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए 3 साल की उम्र में फॉर्मली बच्चा स्कूल में जाएगा। स्कूल का मतलब यहाँ पर प्ले वे स्कूल से है, या आंगनवाड़ी, या जो भी इस तरह की सुविधा किसी के घर के पास में है, उसमें बच्चे का एडमिशन 3 साल की उम्र में हो जाएगा। होता तो अब भी है, पर एक फॉर्मल तरीका बनेगा उसमें काम करने का, वो अब काउंट होगा। अब से पहले इतना काउंट नहीं किया जाता था इस चीज़ को। और 3, 4, 5, ये 3 साल, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो ये सब चीज़ें उसकी प्ले वे मेथड में 3 साल उसके बीत जाएंगे। तब तक वो कोई बैग की पॉलिसी नहीं होगी कि बुक्स लेके जानी है, बैग लेके जाना है। बैग अगर लेके जाएगा तो वाटर बॉटल या इस तरह की चीज़ के लेके जाएगा, फॉर्मली उसको बैग लाना अलाउड नहीं होगा, ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए। ओके। और जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलेगा, और 7 साल का हो जाएगा तो उसकी सेकंड पूरी हो जाएगी। तो ये 5 साल का इस तरह से कि 3 साल प्योरली प्लेवे मेथड, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो होगी वो उसकी 5 इयर्स के प्लानिंग के उसमें चली जाएगी। तो ये एक्चुअली फाउंडेशन एज स्टेज जो है, या फाउंडेशन जो अभी नया जो तरीका रखा है, फाउंडेशन ग्रुप बना दिया, उसके लिए स्टेज बना दी गई है, ये उसके उस अंडर में आएगा। तो इन दिस चिल्ड्रन विल बी टॉट इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ओनली। देखिए, लैंग्वेज को लेकर कई बातें आ रही हैं, कई सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, कई कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो होता ये था कि बच्चे जब, अब जैसे कि पता है कि हर प्राइवेट स्कूल के अंदर स्पेशली स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश एनवायरनमेंट, इस पे जोर दिया जाता है। होता यह है कि बच्चे इंग्लिश अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, बस सम हाउ दे जस्ट मैनेज, हिंदी से भी दूर हो जाते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हिंदी जो हमारी भाषा है आम बोलचाल की, ना वो पूरी सीख पाते हैं। अगर उनको बोलो 88, 89, 73, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है, 73 कितना, 89 कितना, 79 कितना, इसमें उनको दिक्कत आती है। हिंदी जो अपनी भाषा है उसको सीख नहीं पाए, इंग्लिश जो विदेशी भाषा है उसको सीखने की चाह में वो भी अच्छी तरह से नहीं आती है, क्योंकि घरों के अंदर इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया
के बच्चे जो हैं फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ के बच्चों से बहुत बढ़िया हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे चाइना है या और बहुत सारे देश हैं, वो अपनी जो देश की भाषा है उसी को बढ़ावा देते हैं। इंग्लिश पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। उसी की वजह से उनके लोगों को बहुत सारी जगहों पे काम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कोई एक यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं जानते हैं। हमारे देश के लोग इंग्लिश काम चलाओ सीख के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। आज हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड बहुत जगह पर काम कर रहे हैं और उनको ले लिया जाता है क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज उनको आती है जो कि इंग्लिश है। पर अब कहा गया है कि हम एंकरेज करेंगे इस चीज़ के लिए कि बच्चा प्राइमरी लेवल में कम से कम रीजनल लैंग्वेज में काम करे, यानी कि जिसकी मदर टंग है या वहाँ की जो बोली है उस पर काम करे। पर ग्राउंड रियलिटी पे ये चीज़ उतनी सही नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए किसी के पापा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस में है या ट्रांसफरेबल जॉब में है। आज वो बच्चा कर्नाटक में है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो उसको इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के अंदर कन्नड़ सिखाई जाएगी, कन्नड़ के अंदर उसकी पढ़ाई होगी। अब 2 साल के बाद मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र जो है गुजरात हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो अब एजुकेशन चल रही है रीजनल लैंग्वेज के रूल के हिसाब से गुजराती में पढ़ रहा है वो। उसके 3 साल के बाद मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र जो है वो उड़ीसा में हो जाता है, तो बच्चा अब कौन सी उड़िया लैंग्वेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इज़ इट फिजिबल फॉर ए चाइल्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज एवरी टाइम? हर बार ट्रांसफ़र के साथ साथ नई नई चीज़ें सीखे, नई नई भाषाओं को सीखे। प्रैक्टिकल रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर फिर सोचने की ज़रूरत है कि उसको ऑप्शनल क्यों ना बना दिया जाए कि एक पेपर हम रीजनल लैंग्वेज का ले लें, पर मेन जो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो रहेगी वो इंग्लिश होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हिंदी को आप कंपलसरी सब्जेक्ट बना दीजिए, इंग्लिश को बना दीजिए और जो रीजनल लैंग्वेज है उसको ऑप्शनल कर दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जैसा सरकार डिसीजन लेगी या आगे चल के कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो सब अब आने वाले टाइम में हम देखते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन विल नॉट स्टडी इन ट्रेडिशनल मैनर टू पास द एग्जाम बट टू बिकम मोर क्रिएटिव बाई लर्निंग इन इंटरेस्टिंग मैनर। पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, एक रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाएगा। नो एग्जाम्स विल बी देयर अप टू सेकेंड क्लास, यानी कि 5 साल तक के बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड में भी नहीं होगा। इससे ये होगा कि बच्चों को बर्डन नहीं रहेगा कि हमें ये सिलेबस पूरा करना है, हमारे पेपर शुरू होने वाले हैं। होल ईयर दे विल कीप ऑन लर्निंग ब्यूटीफुल थिंग्स इन प्ले वे मेथड एंड क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेक्स्ट 3 ईयर्स, 5+3। तो जो 3 ईयर्स होंगे ये बच्चे के लिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लासेस के लिए होंगे। इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि कंपलसरी नहीं होगा कि आपको इस भाषा में ही पढ़ना है, इंग्लिश ही पढ़नी है। ये स्कूल डिसाइड करेगा। जैसे प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे तो इंग्लिश मीडियम में करवाएंगे, अदरवाइज जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी तो इसको ज़्यादा एंकरेज किया जाएगा। इससे ये होगा कि बच्चा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा घर में जिस माहौल में रहता है, जैसे मान लीजिए हिंदी बोली जाती है या पंजाबी बोली जाती है, तो उस माहौल में घर में ज़्यादातर घंटे रहता है वो। हफ्ते में देखा जाए तो 5-6 घंटे पर डे के हिसाब से मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे 30-35 घंटे और हो गए, वो उसको स्कूल में बिताने हैं। बाकी सारा टाइम घर में बीतना है, उन रिलेटिव्स के साथ उस लैंग्वेज के अंदर बीतना है जो घर में बोली जाती है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसको लैंग्वेज चेंज करके यूज़ करनी होती है, तो बच्चे के अंदर उतने सारे थॉट्स उस तरह के नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए कि एक हिंदी स्पीकिंग बच्चे को, जिसको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, उसको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में लिखने के लिए कहा जाए और हिंदी में लिखने के लिए कहा जाए तो दोनों में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए कम से कम फिफ्थ क्लास तक के लिए इस पर कोई बर्डन नहीं रहेगा कि यही भाषा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है मिडिल स्टेज आ जाएगी जो कि 3 ईयर्स की होगी। तो 5+3+3, अभी जो नेक्स्ट 3 है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये होगी 6th, 7th और 8th क्लास। इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आए हैं। हालांकि 9 to 12th के अंदर भी हैं चेंजेस, पर यहाँ पर भी बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छे चेंजेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब 6th क्लास के बच्चे को प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल सब्जेक्ट्स,
या कंप्यूटर कोडिंग, इस तरह की चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चे को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बच्चा कोई वोकेशनल सब्जेक्ट सीख रहा है, जैसे कारपेंटर का काम है, या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ सिखा रहे हैं, या प्लम्बिंग के ऊपर कुछ सिखा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड किसी फैक्ट्री में या ऑफिस में या ऐसी जगह पर उसको ले जाया जाएगा जहाँ पर उन चीज़ों को से वो रूबरू होगा, यानी कि देखेगा वो काम किस तरह से होता है। देखिए, सारे लोग अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनने की सोचेंगे तो देश में इस तरह के काम कौन करेगा। और आमतौर पे हम ऐसे काम को हे दृष्टि से देखते हैं, यानी कि उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जबकि बहुत सारी कंट्रीज में इन कामों की भी उतनी वैल्यू है जितनी कि डॉक्टर, टीचर या किसी इंजीनियर की होती है। तो हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, दे आर आल्सो इक्वली रिस्पेक्टेड। अगर आप मानते हैं कि वो नहीं है तो फिर आप कीजिए अपनी बिजली ठीक। कल को एसी खराब हो गया, खुद कर लीजिए। आपका रेफ्रिजरेटर खराब है, खुद कर लीजिए। खुद कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो जिसको उसकी नॉलेज है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बेशक वो पैसे ले रहा है, तो वो बंदा कम कैसे है, उसको हमें कम एस्टिमेट करके, अंडर एस्टिमेट करके नहीं समझना चाहिए। वो बंदा हमारे बहुत सारे रोजाना जिंदगी के कामों में हमारी मदद करता है। जैसे हेयर ड्रेसर है, अगर मान लीजिए अब जैसे पीछे कोविड-19 की वजह से सैलून्स बंद थे, तो हम अपने आप खुद बाल उस तरह से नहीं काट पाएंगे, ना काट पाते हैं, और ना 2 4 10 20 लोग अगर कर भी लें तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर मेन चीज़ है कि हम उन सब कामों को नहीं कर सकते हैं जो जिसके लिए जो जो बंदा बना है, जो काम वो करता है वो उसी को करना है, उसी को शोभा भी देता है, और उसकी रिस्पेक्ट भी पूरी होनी चाहिए। तो इस सोच को कम उम्र के बच्चों से के अंदर डेवलप करना, उसके लिए चेंजेस लाए गए हैं। उसके बाद मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ये जो 6 to 8 क्लास है, इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के बारे में, हर तरह की इस तरह काम के बारे में, प्लस मैथ, साइंस, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज दी जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 4 इयर्स, इसमें 9 to 12 जो कि स्कूल एजुकेशन का लास्ट पार्ट है, 9 to 12 क्लासेस, सीनियर क्लासेस। अब इसमें किस तरह से होगा? पहली बात तो यह है कि बोर्ड एग्जाम्स का जो सिस्टम अब तक होता था वो एनुअल, उसको इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो 2 बार होंगे, 6 6 महीने के गैप के अंदर। और ऐसी जो पढ़ाई होती है जिसमें एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, तो उसको हम सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ जिसके लिए मैं खुद बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ, मेरी वीडियोस में मैंने उसके बारे में बार बार कहा है। जैसे मेरी वीडियोस के नाम है इलॉजिकल बातें, टाइम पास, जीके के ऊपर है। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब देखने को मिली हैं। वो ये कि एक बच्चे ने अगर कॉमर्स स्ट्रीम ले ली है तो उसको साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं। या बच्चा मान लीजिए साइंस तो लेना चाहता है पर उसको पॉलिटिकल साइंस में भी मज़ा आता है, या उसको म्यूज़िक में भी मज़ा आता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो वाले सब्जेक्ट भी उसको साथ में दे दें पढ़ने के लिए? हो सकता है कल को फिर वो साइंस से ज़्यादा अच्छा काम उसी में करने लगे। क्योंकि वी कैन नेवर से ऑल दीज थिंग्स कि बच्चे बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट कम्बिनेशन में वो जाना चाहता है वो जा सकता है। उसको सिर्फ आर्ट्स, यानी कि ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस में हम कैटेगराइज ना करें, ये चीज़ अब हो जाएगी। यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी कम्बिनेशन का जो स्कूल ने फाइनल किया हुआ है कि ये पैकेज है, इसमें से आप कोई से भी 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो उसको अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बनेगा, और हो सकता है बच्चे बहुत बहुत बढ़िया काम करें। उसके बाद है कॉलेजेस के बारे में। ये तो जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा स्कूल सिस्टम के ऊपर था कि बच्चा 3 साल का जब स्कूल में एंट्री करता है और जब 12वीं करके निकलता है तो मोटे तौर पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। पर अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की। कॉलेजेस के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या है कि अब तक नॉर्मली बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह की डिग्रीज होती थी 3 इयर्स की। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जो स्कूल लेवल पे भी आती है कि बीकॉम अगर करना चाहते हैं तो आप उसके साथ कोई और स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये होता था कि जब तक आपकी डिग्री पूरी ना हो जाए, 3 साल का डिग्री कोर्स है, अगर आप तीसरे साल में पास नहीं कर पाए और उसके बाद कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते हैं, बीच में
आप छोड़ देना चाहते हैं, अगर 3 साल के बाद आपका दोबारा मन करता है एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री में दोबारा से एडमिशन फर्स्ट ईयर से लेना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को अब ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें अब डिजिटल क्रेडिट सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप एंट्री कभी भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कभी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट जो है आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको बीए, बीकॉम, बीएससी के नाम से एडमिशन नहीं देंगे। नंबर 2, अगर मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फर्स्ट ईयर को पास करके छोड़ देते हैं, तो आपको बीए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करके छोड़ते हैं तो बीए डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर 3 साल करके आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिस पर बीए, बीकॉम, बीएससी नहीं लिखा होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा होगा। और अगर मान लीजिए कि आप 4 साल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च आपकी डिग्री इस तरह से मिलेगी। फिर उसके बाद फ्यूचर में जब कभी आप चाहे कंटिन्यूशन में और चाहे आप 1-2 साल के गैप के बाद मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो जिस बच्चे ने रिसर्च तक पढ़ाई की होगी, यानी कि 4 साल कॉलेज में बिताए होंगे, पढ़े होंगे, उसको 1 साल की मास्टर करनी होगी। और जिसने 3 साल यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया होगा, उसकी मास्टर 2 साल की होगी। तो हिसाब फिर बराबर हो जाएगा। और ये सब चीज़ों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और क्रेडिट सिस्टम होगा इसके अंदर। क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है, मिस्टर ए ने अगर मान लीजिए कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स प्लस बीच में एक साइंस का पढ़ लिया, बी ने साइंस के सब्जेक्ट लेके ह्यूमैनिटीज का साथ में डाल के पढ़ लिया, तो उसको ये डिजिटली कन्वर्ट करेंगे कितना इसका स्कोर बनता है। वो स्कोर का सर्टिफिकेट उस बच्चे को दे दिया जाएगा। कल को हो सकता है कि अगर एक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई उस बच्चे ने, जब सर्टिफिकेट मिला था उसको ग्रेजुएशन का, हो सकता था उसने साइंस को लेकर पढ़ी हो, साइंस के सब्जेक्ट में एक आध पॉलिटिकल साइंस या म्यूजिक कुछ ऐसा डाल दिया हो। अगले साल उसका मन करता है कि नहीं, मुझे इसको नहीं करना, मुझे तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ना है, तो वो क्रेडिट स्कोर जो उसको मिला होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो कंटिन्यू कर लेगा। तो एंट्री एग्जिट विद मल्टी डिसिप्लिन, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में वो कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और भी है। अब बहुत बहुत बार हम देखते हैं कि 12th का जैसे रिजल्ट आ गया, बाई डिफॉल्ट कई बार क्या होता है, बच्चा थ्रू आउट जो है बहुत इंटेलिजेंट रहा है, पर जैसी रिजल्ट आया, पेपर आने का टाइम आया, उसका बीमार हो गया या घर में कोई मिसहैप हो गया, तो बच्चे के नंबर बड़े अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब सिस्टम उसका ख़राब हो गया था, या तो तबीयत ख़राब हो गई या परिवार में कोई अनहोनी हो गई। तो बच्चा पेपर देने जाएगा तो सही, पर जो उसकी पूरी नॉलेज है उसको वहाँ पर लिख नहीं पाएगा, तो रिज़ल्ट उसका ख़राब हो गया। अब लास्ट मंथ में जब बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तब उसका रिजल्ट ख़राब होने का वो कारण बना, तो क्या इसकी वजह से उसको कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने से रोका जाएगा? अब तक तो रोका जाता है, क्योंकि कट ऑफ है, कट ऑफ अगर आपके नंबर उतने नहीं है तो आपका नंबर नहीं आता। तो ऐसे बच्चे जिनको लगेगा कि मेरे 12वीं का रिजल्ट मेरे परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं आया, कारण चाहे बीच में कुछ भी रहा हो, तो वो बच्चा कैट के लिए अप्लाई कर सकता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट जब लिया जाएगा तो उसके नंबर प्लस 12वीं के नंबर दोनों को जोड़ के एक मेरिट बनेगी, फिर बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलने में आसानी होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अभी भी है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में है, सभी में नहीं। तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ों में काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी है। आज क्या है कि आज हिंदुस्तान में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर और हर बच्चा इस तरह की फेमस यूनिवर्सिटीज़ से आगे पढ़ाई करना चाहता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो बाहर चले जाते हैं। जैसे येल यूनिवर्सिटी है, ब्रिस्टल है, बहुत सारी हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं, पर कई बार पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कई बार और दिक्कतें आती हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ इन जगहों से। तो अब सरकार ने प्लान किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 यूनिवर्सिटीज़ को, संसार की जो अच्छी वाली हैं, बढ़िया वाली हैं, जिनका नाम काफ़ी है, उनको ऑफर दिया जाएगा कि आप इंडिया में अपना काम शुरू करें। इससे बच्चों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। विदेशी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं,
इंडिया में अपना काम शुरू करेंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। और तीसरा और आखिरी जो स्टेप है वो है टीचर्स के बारे में, क्योंकि जब स्कूलिंग चेंज हो रही है, कॉलेजेस के अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें फैकल्टी के मेंबर्स के बारे में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग, पॉलिशिंग, उनका सिस्टम बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए न्यू टीचर्स ट्रेनिंग बोर्ड विल बी एक्सिक्यूटेड। एक नया टीचर ट्रेनिंग बोर्ड होगा जो टीचर्स को पूरे साल अपना प्लान करेगा कि कैसे इनको पॉलिश किया जाए, क्योंकि अगर तलवार है, चाकू है, जब तक इनकी धार को बार बार शार्प ना किया जाए, ये अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दे सकते हैं। तो टीचर भी इसी तरह से हैं कि जो लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, जो नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, समाज में आ रही हैं, संसार में जो अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, जब तक उनके बारे में वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो बच्चों को कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर काम किया जाएगा। अच्छा, 2030 से, यानी कि आज से 10 साल के बाद वही टीचर्स को लिया जाएगा जो 4 इयर्स का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर चुके होंगे। अभी फिलहाल आज की डेट में बीएड 2 साल की है, कुछ समय पहले 1 साल की थी, यानी कि ये चेंजेस आते रहते हैं। पर 2030 से बीएड जो है इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और वो 4 साल का होगा। और 30 के बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी टीचर्स की, उन्हीं की होंगी जिन्होंने ये 4 साल का डिग्री कोर्स किया होगा बीएड से रिलेटेड। तो ये एक अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे टीचर्स जो टीचर बन जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कि काम नहीं है किसी और चीज़ में, चलो बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, इस चीज़ को रोकने में मदद मिलेगी। और केवल सीरियस लोग आगे आएंगे जिनके लिए टीचिंग जो है एक पैशन है, वो उसको एक पैशनेट वे में लेते हैं कि यस, हमें कुछ अच्छा सीखना है और फिर बच्चों को बढ़िया सिखाना है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ और चेंजेस भी किए हैं, जैसे टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जो टीचर इनको क्वालिफाई करेगा उसके मार्क्स उसमें जुड़ेंगे, प्लस डेमो होगा, प्लस इंटरव्यू होगा। उन सबके नंबर जुड़ने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा कि किस टीचर को कहाँ पोस्टिंग देनी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और मैं भी मानता हूँ, वैसे मेरा मानना ये है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट तो ठीक है, अगर ना भी ले तो कोई बात नहीं, पर डेमो ज़रूर होना चाहिए। इंटरव्यू भी नहीं लेंगे तब भी चलेगा। डेमो का मतलब ये है कि क्लासरूम में टीचर को ले जाया जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए 2-3 दिन कहा जाए अलग अलग क्लासेस के अंदर, फिर बच्चों से उसके रिव्यूज़ लिए जाए, और जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो पीछे बैठ के देखें कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। उससे कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा और नॉलेज लेवल चेक हो जाएगा, और क्लास हैंडलिंग कैसी है टीचर की वो भी चेक हो जाएगा। उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें जज हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि रिटन टेस्ट हो गया, या इंटरव्यू हो गया, या टीईटी या एनटीए, इन सब से बढ़िया काम डेमो क्लास का है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई टीचर टेस्ट लिखने में बहुत बढ़िया है, नंबर बड़े अच्छे लेता है, इंटरव्यू में बोलने में अच्छा है, ले आता है, पर उसको पढ़ाने का तरीका उसका अच्छा नहीं है, जिसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50-40, इतना भी नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ें करने का। और रेगुलर ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, ये एक और पॉइंट है। जैसे कि मैंने बताया, पॉलिशिंग इज़ अ मस्ट, धार बना के रखनी ज़रूरी है। उस धार को बनाने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहेगी। और एक पॉइंट और है, वो है नो बैग डेज। साल में कम से कम 10-12 दिन ऐसे होंगे जब स्कूल बैग्स लाने की ज़रूरत बच्चों को नहीं होगी। मेरे एक वीडियो में मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने वैसे ये कहा था, महीने में एक बार एक सैटरडे ऐसा हो जिस दिन कोई पढ़ाई ना हो, फॉर्मली कोई किताबों से पढ़ाई ना हो, वो बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, और या पेट्रोटिक मूवीज़ दिखाने के लिए, ये मैंने कहा था। वो वैसे पेट्रोटिक मूवीज़ वाला अभी तक नहीं आया है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आई होप कि आपको पहले से ज़्यादा चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। मैं इसको नेशनल भी बोल सकता हूँ क्योंकि पूरे देश के लिए, और न्यू है जो अब इम्प्लीमेंट होने जा रही है। थैंक यू।